Hello everyone, welcome to the Commerce School. That's me Tamanna, and the topic for the class is Introduction to Business Economics. आप इसे बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलो या आप इसे माइक्रो इकोनॉमिक्स भी समझ सकते हो, बस जरा सा डिफरेंस होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में। क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ आपको थ्योरीज मिलती हैं और बिजनेस इकोनॉमिक्स में आप उसको अप्लाई करते हो, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स को आप मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हो। जब आप इसे डिसीजन मेकिंग में जो भी इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा था माइक्रो में, उसको अप्लाई करते हो अपनी बिजनेस यूनिट में, उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो तो आप उसे बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलते हो। आज हम क्या क्या कवर करेंगे इसमें, मीनिंग, फिर स्कोप जिसके अंदर हम बात करेंगे माइक्रो और मैक्रो की, बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर देखेंगे, फिर सबसे इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। स्टार्ट करेंगे हम इकोनॉमिक्स के साथ में। तो इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है, इसका ओरिजिन कहां से हुआ, ग्रीक वर्ड है ओइकोनोमिया, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड। एमसीक्यू में क्वेश्चन मिल जाता है ओरिजिन कहां से हुआ, किस वर्ड से हुआ था, तो ग्रीक वर्ड से हुआ था ओइकोनोमिया, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड। नेक्स्ट है एडम स्मिथ। इन्हें आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते, जब इकोनॉमिक्स की बात होती है तो एडम स्मिथ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये है फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है आपकी उसके फादर है। इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसको आप जानते हो वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से, हम शॉर्ट में इसको बोलते हैं वेल्थ ऑफ नेशंस। पूरा नाम है इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये बुक किसने लिखी है, एडम स्मिथ ने। अब आगे देखिए, सबसे दो बड़े फैक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं कि ह्यूमन बींग्स में क्या होती है, अनलिमिटेड वांट्स होती है। उनकी जो वांट्स है, उनकी जो डिजायर्स है वो अनलिमिटेड है, जिसका कोई एंड नहीं है। उन्हें सब कुछ चाहिए, राइट, पूरे कंजम्पशन के लिए। उनको जितना मिल जाए कम लगता है ना आपको पैसा, तो जब आपके पास ज्यादा पैसा होता है उतनी आप डिमांड्स बढ़ा देते हो। आपके पास पैसा नहीं है, इस वक्त आप कपड़े हाथ से धो रहे हो, थोड़ा से ज्यादा पैसा आएगा आप वॉशिंग मशीन ले लोगे, और ज्यादा पैसा आएगा बाहर से लॉन्ड्री करवा लो, आप घर में कपड़ा धोगे ही नहीं। जैसे जैसे आपके रिसोर्सेज बढ़ेंगे, जैसे जैसे आपको पैसा, आपका इनकम बढ़ता जाएगा, आपकी वांट्स जो है, आपकी डिजायर्स है वो बढ़ती चली जाएगी। तो आपके पास क्या है, अनलिमिटेड वांट्स है, आपकी वांट्स अनलिमिटेड, आपको सब कुछ चाहिए। द मीन्स टू सेटिस्फाई दीज अनलिमिटेड वांट्स, और इन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेज है, जो मीन्स है, जो रिसोर्सेज है वो क्या है, स्केर्स है। फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर, ये दोनों फैक्ट्स क्या बनाते हैं, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर ये दोनों फैक्ट्स बनाते हैं कि एक तो आपकी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, दूसरा जो अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। अगर आप शॉर्ट में इसे पढ़ना चाहो तो आप क्या बोलोगे कि सबसे पहले तो अनलिमिटेड वांट्स है, नेक्स्ट लिमिटेड रिसोर्सेज है। शॉर्ट में आप इसे ऐसे रीड कर सकते हो, अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज। ये क्या है, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है। अब इकोनॉमिक्स क्या होता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स से पहले आप जानिए इकोनॉमिक्स क्या होता है। स्टडी ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। जो स्केर्स रिसोर्सेज है, जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना, किस तरीके से ऐसे यूटिलाइज करना, इन अ मैनर सच दैट कि इंडिविजुअल गेन इज मैक्सिमाइज्ड एट माइक्रो लेवल, सोशल गेन इज मैक्सिमाइज्ड एट मैक्रो लेवल। कि माइक्रो लेवल पे तो आप अपना सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम कर सकते हो और मैक्रो लेवल पे पूरी सोसाइटी का भी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो, यानी कि आप अपनी भलाई भी कर पाओ, रिसोर्सेज को ऐसे यूज करना है कि आप अपना भी अच्छा करो और समाज के लिए भी वो अच्छा ही रहे, राइट, उसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना हो सोसाइटी के ऊपर भी। तो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्लियर हुआ यहाँ से। अब देखिए बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है। मैंने आपको शुरू में बताया था इकोनॉमिक्स है वो आपने थ्योरी पढ़ लिया, बिजनेस इकोनॉमिक्स उस थ्योरी को आप अप्लाई कर दो अपने बिजनेस में। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस टू बिजनेस प्रॉब्लम्स फेस बाय एन एंटरप्राइज। अपने बिजनेस में जब आप कुछ प्रॉब्लम्स फेस करते हो बिजनेस की, उसमें इसी इकोनॉमिक्स की नॉलेज को अप्लाई करना बिजनेस इकोनॉमिक्स बोला जाएगा। आप इसको किस नाम से बुला सकते हो, अप्लाइड इकोनॉमिक्स या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। अब देखिए सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, देखिए दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं हम इकोनॉमिक्स को जनरली, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा डेफिनेशन देखने की जरूरत नहीं है, ये अगर आपको पेपर में लिखना होता है तो आपको रटना पड़ता है, जाके यही दोबारा से चिपकानी पड़ती है डेफिनेशंस। अभी के लिए सिर्फ मीनिंग देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो
इंडिविजुअल यूनिट एक की बात करेगा, माइक्रो मैक्रो सबकी बात करेगा। माइक्रो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, मैक्रो सबके बारे में सोचता है। तो माइक्रो में आप किसी एक फर्म, एक यूनिट को स्टडी करते हो, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप पूरी इकोनॉमी को, पूरी अर्थव्यवस्था को स्टडी कर रहे हो, पूरी अर्थव्यवस्था को पढ़ते हो। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आप पढ़ते हो सब सारे देश ने मिलकर कितनी सेविंग की, सारे देश ने मिलकर कितना खर्चा किया है, पूरे देश में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, राइट। आप कितना प्रोडक्शन हुआ है पूरी कंट्री में, वो सब आप मैक्रो में पढ़ते हो। माइक्रो में एक यूनिट, एक बिजनेस यूनिट ने कितना खर्च किया, एक बिजनेस यूनिट ने कौन से रिसोर्सेज यूज किए, एक बिजनेस यूनिट ने कितना प्रोडक्शन किया, सिर्फ एक यूनिट को जब आप स्टडी करते हो तो आप माइक्रो की बात करते हो। जब आप पूरी कंट्री को स्टडी कर रहे हो, पूरी इकोनॉमी को स्टडी कर रहे हो, तो आप मैक्रो की बात करते हो। माइक्रो में आप पढ़ते हो प्रोडक्ट प्राइसिंग, कंज्यूमर बिहेवियर, फैक्टर प्राइसिंग, इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ सेक्शंस ऑफ पीपल, बिहेवियर ऑफ फर्म्स, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। जबकि मैक्रो में आप पढ़ोगे नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, नेशन के बारे में, जनरल प्राइस। यहाँ पे सिर्फ आप एक फर्म, एक इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को देख रहे थे, जबकि मैक्रो में आप जनरल जो प्राइस लेवल, पूरी कंट्री में जो प्राइस लेवल होगा उसकी बात करेंगे, इंटरेस्ट रेट्स की बात करेंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज में कैसे डिटरमाइन की जाती है करेंसी की वैल्यू। फिर आप पढ़ेंगे इसमें लेवल ऑफ सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है पूरी कंट्री में। नेक्स्ट आप देखेंगे एम्प्लॉयमेंट रेट और इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी वगैरह आप स्टडी करते हो मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, उसके लिए क्या मायने रखेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेसिकली कंसर्न विद माइक्रो इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स किसके बारे में है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। बिजनेस इकोनॉमिक्स मैक्रो को यहाँ स्टडी नहीं करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर, हम सिर्फ माइक्रो को स्टडी करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स में। अब नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, अब आपने मीनिंग देख लिया उसका, आपने इकोनॉमिक्स की अलग अलग कैटेगरीज भी देख ली हैं, अब नेचर देख लेते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स का। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस है। साइंस कैसे है, साइंस में क्या होता है, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। नॉलेज की सिस्टमेटाइज्ड बॉडी होती है ना, आपके पास लॉज होते हैं, राइट। न्यूटन ने जो लॉज बना दिए, जो भी थ्योरी है ग्रेविटेशन को लेकर है, आपके पास ये लॉज होते हैं ना। एक स्टडी है साइंस, मतलब सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, उसमें कुछ रूल्स हैं, साइंस के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वो बहुत एक्सपेरिमेंट और नॉलेज के बाद दिए गए और वो वही रहेंगे। ऐसा नहीं आप अपने वर्ड्स में कुछ को एक्सचेंज, कुछ और चेंज करके लिख दोगे आप वर्ड्स को, नहीं। जो न्यूटन ने दे दिया लो वो है तो है। साइंस यही तो है ना, कैसे बनते हैं ये लॉज, कोज एंड इफेक्ट को स्टडी करके कि ये हुआ है या ये कोज रहा होगा इस रिजल्ट का, ये चीज क्यों हुई है, क्योंकि ऐसा ऐसा हुआ होगा। साइंस ऐसे ही बात करता है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं हम, बिजनेस इकोनॉमिक्स में मैथ्स को यूज करते हैं, स्टैट्स को यूज करते हैं, इकोनोमेट्रिक्स को यूज करते हैं, इकोनॉमिक्स थ्योरी के साथ साथ हम ये सारे टूल्स यूज करते हैं इनसे, और फिर क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं और स्ट्रेटेजी बनाते हैं बिजनेस में। तो ये सारे टूल्स, स्टैट्स वगैरह, मैथ्स वगैरह के जो भी टूल्स आप लगाओगे इकोनॉमिक्स की थ्योरी के साथ साथ, ये टूल्स लगाकर आप डिसीजन लोगे या स्ट्रेटेजी बनाओगे अपने बिजनेस के लिए। इसलिए इसके अंदर भी क्या करते हो आप, जैसे साइंस में रूल्स होते हैं, ऐसे बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी तो इन सब के तो रूल्स ही होते हैं ना, मैथ्स, स्टैट्स एंड इकोनॉमिक्स। इसमें आप थोड़ी ना अपने फॉर्मूलाज लेकर आओगे स्टैट्स में, नहीं ना, जो है वही है। तो साइंस में भी सेम ही है, इसीलिए साइंस और बिजनेस इकोनॉमिक्स सेम हो जा रहा है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स भी एक साइंस ही है। फिर बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, अभी तो पढ़ा है माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली किसकी बात करता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स माइक्रो की। बस इतना ही फर्क है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हो, जबकि माइक्रो में सिर्फ थ्योरी पढ़ते हो। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड मोर विद डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट। जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो ज्यादा किसके बारे में बात करती है, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स ऑफ अ पर्टिकुलर यूनिट। एक ही यूनिट के डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स को स्टडी या डील करती है, कि बिजनेस यूनिट के डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम से डील करती है कौन, बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो किसके ऊपर डिपेंड करती है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी के ऊपर डिपेंड करती है। इसकी जो थ्योरी, जो नॉलेज है इसमें माइक्रो वाली, उस नॉलेज को यूज करके डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स को दूर करता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसीलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स किस पे डिपेंड करता है, माइक्रो पे डिपेंड करता है। अब इनकॉर्पोरेट्स एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो एनालिसिस। कैसे, ए बिजनेस यूनिट इज अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल बिजनेस यूनिट। बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम एक बिजनेस यूनिट को पढ़ते हैं, लेकिन उस बिजनेस यूनिट को कौन कौन अफेक्ट करता है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट,
एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी तो अफेक्ट कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं सिर्फ बिजनेस के अंदर जो हो रहा है उसी से फर्क पड़ रहा है, नहीं कंट्री के अंदर पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरी कंट्री में तो उस कंट्री की पॉलिसीज क्या है उससे भी फर्क पड़ता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स से भी आप कहीं ना कहीं डील कर रहे हो, इसमें मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स भी अपना रोल प्ले करते हैं और आपको उन सबको भी कंसीडर करना पड़ता है अपने बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए। तो आपका प्रेजेंट और फ्यूचर बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं कौन, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। इसीलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स में कहीं ना कहीं मैक्रो की नॉलेज भी जरूरी हो जाती है, क्योंकि आपको इकोनॉमी से भी डील करना है, आपको सिर्फ अपनी कंपनी के अंदर नहीं बैठे रहना, आपको बिजनेस करना है, आपको बाहर भी निकलना है अपनी कंपनी से। तो आपको फर्क पड़ता है कि इकोनॉमी में क्या हो रहा है, वो आपको भी इम्पैक्ट करेगा। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट है। कैसे, आपने माइक्रो में रूल्स पढ़ लिए, माइक्रो में आपने क्या ले ली, थ्योरी पढ़ी है माइक्रो की, और बिजनेस इकोनॉमिक्स में आप क्या करते हो, माइक्रो की थ्योरी को प्रैक्टिकली अप्लाई कर देते हो, एप्लीकेशन करते हो किसका, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स से जो पढ़ा है उसको आप प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो गया, मतलब क्या हो गया, आर्ट हो गया बिजनेस इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट है यूज ऑफ थ्योरी ऑफ मार्केट्स एंड प्राइवेट एंटरप्राइज। थ्योरी ऑफ मार्केट्स एंड प्राइवेट एंटरप्राइज मतलब यूजेस द थ्योरी ऑफ मार्केट्स, मार्केट्स की थ्योरी एंड रिसोर्स एलोकेशन इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करता है, जो थ्योरी है मार्केट्स का उसको यूज करता है और रिसोर्स एलोकेशन करता है किसमें, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर। जो माइक्रो में आपने थ्योरी पढ़ा है मार्केट से रिलेटेड, उसको यूज करके रिसोर्स एलोकेट करता है जब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ऑपरेट कर रहा है बिजनेस। फिर है प्रैग्मेटिक अप्रोच। कैसे, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, एब्स्ट्रैक्ट एंड प्योरली थ्योरेटिकल, पूरी थ्योरी होती है, माइक्रो में सिर्फ थ्योरी होती है, आपने स्टडी किया उसको। बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या होता है, प्रैग्मेटिक होता है। क्यों, क्योंकि ये टैकल करता है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के साथ में, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसमें आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से डील करते हो, आप रियल वर्ल्ड में ऑपरेट कर रहे हो, आप बाहर सच में ऑपरेट कर रहे हैं बिजनेस आपका, सिर्फ किताबों में बात नहीं कर रहे हो आप, और आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो, इसीलिए प्रैग्मेटिक होता है, इसीलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रैग्मेटिक होता है। सेवंथ है इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। इंटरडिसिप्लिनर कैसे होता है, डिसिप्लिन होते हैं अलग अलग, मैथमेटिक्स, स्टैट्स, फिर इकोनोमेट्रिक्स, फिर मैनेजमेंट थ्योरी, फिर अकाउंटिंग। तो आप क्या करते हो, इन सब से डील करते हो, आप अकाउंट्स भी बनाते हो, अपने मैनेजमेंट के डिसीजंस भी आप लेते हो, आप स्टैट्स की टूल्स भी लगाते हो जब आप डेटा को एनालाइज करते हो और फिर उसको इंटरप्रेट करते हो डेटा को, तो आप स्टैट्स का यूज करते हो। तो इन शॉर्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स सिर्फ माइक्रो से नहीं चलता, उसको अलग अलग डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है। फिर क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव है। कैसे, क्योंकि ये सजेस्ट करता है एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ एन एंटरप्राइज। ये क्या सजेस्ट करता है बिजनेस इकोनॉमिक्स, कि इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स का यूज किया जाए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल्स का यूज करने की सजेशन देता है बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसीलिए ये नॉर्मेटिव है नेचर में। अब आप देखिए, एक बार नॉर्मेटिव आ गया तो आपको पॉजिटिव और नॉर्मेटिव दोनों पता होना चाहिए। पॉजिटिव को आप प्योर साइंस के नाम से भी जानते हो, ये क्या करता है, डील्स विद थिंग्स एज दे आर, जैसे हैं, एंड देयर कॉज एंड इफेक्ट ओनली, चीजों के या थिंग्स के कॉज एंड इफेक्ट से डील करता है, सिर्फ कॉज एंड इफेक्ट की बात करता है। जबकि नॉर्मेटिव क्या करता है, डील्स विद व्हाट ऑट टू बी, व्हाट शुड बी। पॉजिटिव साइंस है, आपको क्या बताएगा, पॉजिटिव साइंस बोले, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या कहता है, यहां नोट कर देते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या कहता है कि कोज एंड इफेक्ट, अगर कोई चीज ये हुई है तो इसका कोज क्या रहा होगा, ये जो रिजल्ट आया है, ये जो एक्ट हो गया है, इसका कोज क्या रहा होगा, ये क्यों हुआ है, या फिर आप अगर आपने ऐसा किया तो उससे क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा आपके एक्शन का, ये कौन बताता है, प्योर साइंस या पॉजिटिव साइंस। ये क्या कहता है, व्हाट इज, क्या है, एक्चुअल में क्या है, प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं। जबकि नॉर्मेटिव क्या कहता है, क्या होना चाहिए, शुड के, व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डिस्क्रिप्टिव है, राइट, जबकि नॉर्मेटिव प्रिस्क्रिप्टिव है। पॉजिटिव है, डज नॉट पास एनी मोरल और वैल्यू जजमेंट, कोई मोरल वैल्यू या जजमेंट कुछ नहीं देता है, पॉजिटिव जो है वैसे के वैसे दिखा देता है। जबकि नॉर्मेटिव क्या करता है, ये वैल्यू जजमेंट देता है और बताता है क्या सही है और क्या गलत है, गलत और सही की बात करता है। जबकि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है जैसा है वैसा का वैसा आपके सामने रख देता है।
कोई अलग से आपको सजेशन या सलाह वाला नहीं देता है। नॉर्मेटिव साइंस ज्यादा प्रैक्टिकल है, रियलिस्टिक है, यूजफुल साइंस, इसीलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स को नॉर्मेटिव नेचर का बताया गया। ये ज्यादा रियलिस्टिक है, ज्यादा प्रैक्टिकल है ये। नेक्स्ट देखिए बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। बेसिक प्रॉब्लम्स अपन इकोनॉमी, हर इकोनॉमी फेस करते हैं ये प्रॉब्लम्स, लेकिन क्यों फेस करती है प्रॉब्लम्स के बारे में जाएंगे। प्रॉब्लम्स के बारे में पहले हम देखेंगे क्यों क्यों हो रहा है ये। क्योंकि ह्यूमन वॉन्ट्स है वो अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज है वो आर स्केर्स। पहले ही बताया था अनलिमिटेड वॉन्ट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज। अब किसी को लगेगा कि मुझे लिमिटेड की स्पेलिंग नहीं आती, मैं पहले से बता दूं लिमिटेड की स्पेलिंग मुझे आती है, मैं उसको शॉर्ट में लिख रही हूँ लिमिटेड, LTD करके डॉट फुल स्टॉप, राइट। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। तो अनलिमिटेड वॉन्ट्स है, लिमिटेड रिसोर्सेज है। जो भी रिसोर्सेज है आपके पास या फिर पूरे प्लेनेट पे भी लिमिटेड ही रिसोर्सेज ना, अर्थ है जितना है उतना ही है। जमीन आप बढ़ा थोड़ी सकते हो कि चलो धरती कम पड़ रही है एक प्लेनेट और खरीद लेंगे, नहीं ना, जहां पे हो बस जितनी जमीन है उतनी है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज है, अनलिमिटेड वॉन्ट्स है। फिर क्या है, प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इज नॉट ओनली फेस्ड बाय इंडिविजुअल्स बट ऑल्सो फेस्ड बाय सोसाइटी एट लार्ज। ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज का लिमिटेड होना सिर्फ आपके लिए एक प्रॉब्लम है, पूरी सोसाइटी के लिए भी प्रॉब्लम है ये। दिस गिव्स राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू यूज स्केर्स रिसोर्सेज। क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज है तो आपको सोचना पड़ जा रहा है कि मैं रिसोर्सेज को कैसे यूज करूं, कैसे बेस्ट कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जा सकता है रिसोर्सेज का। फॉर एग्जाम्पल आपको 2000 रुपए दे दिए आपकी मम्मी ने, अब आपके पास चॉइस, आप उस 2000 रुपए को शॉपिंग पे खर्च कर दो, अपने लिए ड्रेस खरीदो, अपने लिए बुक्स खरीद लो, आप उससे मूवी देखो, या फिर आप उससे पिज्जा खा लो, है ना। अब 2000 रुपए में शॉपिंग कर सकते हो। अब ठीक है, अगर आपको सरोजनी से करना है तो शायद 2000 में हो भी जाएगा, लेकिन मैं आपके से बात कर रही हूँ कि 2000 रुपए में आपको अच्छा खासा अच्छे ब्रांड्स खरीदना है, तो फिर आप अच्छा खासा शॉपिंग नहीं कर सकते 2000 रुपए में। या तो आप 2000 रुपए में बुक्स खरीदो, पिज्जा खाओ, शॉपिंग करो, मूवीज देखने चले जाओ, या फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे जाना है, फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे जाना है, ज्यादा दूर नहीं, मुरथल तक ही जाना है, चलो पराठे खाने। तो 2000 रुपए को कहाँ कहाँ यूज करोगे, आपको सोचना पड़ेगा किस किस खर्चे को पोस्टपोन किया जाता है। कि चलो ठीक है बुक्स की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे फ्री क्लासेस मिल जाएंगी वहां से पढ़ लेते हैं, तो बुक्स को आप कैंसिल कर दोगे कि 2000 रुपए है, 2000 रुपए बढ़कर 4000 तो नहीं होने वाले, वो तो दो के दो ही रहेंगे, यानी कि आपके रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही रहेंगे, जितने हैं उतने ही रहेंगे। अब आप सोचोगे कहाँ कहाँ यूज करना है, आप बुक्स हटा दोगे, बुक्स नहीं, क्या जरूरत है बुक्स देखने की, यूट्यूब से फ्री में पढ़ लेंगे, मूवी भी नहीं देखोगे, क्या जरूरत है मूवी देखने की, यूट्यूब पे कहीं ना कहीं क्लिप और ट्रेलर्स दिख जाएंगे, बहुत है। शॉपिंग को भी हटा देते हैं, अभी कपड़े चल रहे हैं, बहुत है। अब क्या करोगे, आप मुरथल चले जाओगे पराठा खाने, कि चलो एक नाइट आउट हो जाएगा, पराठा खा के आते हैं। तो आपने क्या किया यहाँ पे, अपनी जो भी वांट्स थी उनको आपने चूज किया ना, आपने देखा कि किसको कौन अभी ज्यादा जरूरी है, कौन कौन सी जरूरतें आपकी हैं जिनको आप पोस्टपोन कर सकते हो, बाद के लिए रख सकते हो कि बाद में कभी देखेंगे, बाद में खरीद लेंगे बुक्स, बाद में देख लेंगे मूवी, बाद में कर लेंगे शॉपिंग, ट्रिप पे पहले चले जाते हैं, एक नाइट आउट पहले कर लेते हैं। तो ये आपने डिसाइड किया, क्योंकि आपकी वॉन्ट्स तो बहुत सारी थी, आपको तो पिज्जा भी खाना था, आपको शॉपिंग भी करनी थी, बुक्स भी, मूवी भी, लेकिन आप वो सब नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास सिर्फ 2000 रुपए है और रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। आप अपनी सारी वॉन्ट्स एक साथ सेटिस्फाई नहीं कर सकते, आपको चूज करना पड़ जाता है। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज हो जाती है, आपको चूज करना पड़ जा रहा है कि क्या करूं, पहले पिज्जा खाने जाऊं कि शॉपिंग करूं कि बुक्स लूं, राइट। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज हो गई क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वॉन्ट्स है। तो ये सबको फेस करना पड़ रहा है, एक एग्जाम्पल, ऐसा नहीं सिर्फ आपके साथ में हो रहा है, सबको फेस करना पड़ता है। द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज टू बी डील्ड विद इन ऑल द इकोनॉमिक सिस्टम्स वेदर कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। सारे आपको ये प्रॉब्लम अराइज हुई, पूरी सोसाइटी को ये प्रॉब्लम अराइज हो रही है, आपको 2000 रुपए के केस में हो गई, सबकी अपनी अपनी अलग अलग वॉन्ट्स हैं। कुछ लोगों को कि मुझे इस जमीन पर, जैसे किसान के लिए मुझे इस जमीन पर सरसों भी लगानी है, गेहूं भी लगाना है ना, कुछ जमीन खाली भी छोड़नी है मुझे ताकि वो ज्यादा फर्टाइल हो जाएगी, अगली बार मुझे उससे ज्यादा प्रोडक्शन मिल जाएगा। कुछ जमीन पर मुझे सब्जियां लगानी है, तो उसे चूज करना पड़ेगा क्योंकि उसके पास जितनी जमीन है उतनी है, ऐसा तो है नहीं और जमीन खरीद लेगा वो और उस पर खेती कर देगा, जितनी है उतनी है ना इस वक्त उसके पास, उस जमीन को कैसे बढ़ा सकता है।
तो वो रिसोर्सेज उसके लिमिटेड हो गए, अब उसको चूज करना पड़ेगा, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ जाती है, उसको चूज करना पड़ेगा कि जमीन पर खेती करूं तो भी कौन सी चीज की, सब्जियां लगाऊं या मैं इस पर गेहूं लगाऊं या सरसों लगाऊं या कोई और फसल लगाऊं या इसको खाली छोड़ दूं ताकि अगले सीजन में ज्यादा प्रोडक्शन हो जाए। उसको चूज करना पड़ेगा क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। इन शॉर्ट सबको फेस करनी पड़ रही है ये प्रॉब्लम, भले ही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो, सोशलिस्ट इकोनॉमी हो, मिक्स इकोनॉमी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्रॉब्लम सबको आती है कि लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स हो गई और आपको डिसाइड करना पड़ रहा है कि आप क्या खर्च करो, क्या यूज करो, कहाँ यूज करो और कौन सी जरूरतों को पोस्टपोन कर दो। तो मैंने कहा था बेसिक प्रॉब्लम्स को बाद में देखेंगे, तो अब आ गई हैं बेसिक प्रॉब्लम्स जो हर इकोनॉमी फेस करती है। पहली प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या पैदा करें, क्या प्रोड्यूस करें, क्या उत्पादन करें, प्रोडक्शन करें, क्या उत्पादन करें। हाउ मच टू प्रोड्यूस, और कितना प्रोड्यूस करें। नेक्स्ट है जब व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस का में क्या क्या प्रॉब्लम आई आपको, कि आपको क्या चीज है जिसका प्रोडक्शन करना है, यानी कि कौन सी गुड्स प्रोड्यूस करनी है, गुड एक्स या गुड वाई प्रोड्यूस करनी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आई, क्वांटिटी को लेकर कि कितना प्रोडक्शन करना है। जब आपने हाउ टू प्रोड्यूस की बात की तो आपको टेंशन किस चीज की आ गई कि कैपिटल इंटेंसिव गुड्स प्रोड्यूस करें या लेबर। हाउ का मतलब है कैसे उत्पादन करें, कैसे प्रोड्यूस करें। जब कैसे की बात आती है तो आप टेक्निक की बात करते हो, कैपिटल इंटेंसिव या लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन। ये भी आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन सी टेक्निक यूज करें प्रोडक्शन में। पहली प्रॉब्लम आई थी कि कौन से गुड्स प्रोड्यूस करें और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें। दूसरी प्रॉब्लम आ गई क्या, कौन सी टेक्निक यूज करें, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करें या लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करें। नेक्स्ट है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए करें प्रोडक्शन। एक तो होते हैं जो जिनको लग्जरी गुड्स चाहिए, है ना, कि आप लग्जरी गुड्स प्रोड्यूस करें, जो जिनका इनकम लेवल बहुत हाई हो रहता है, जो अपर क्लास के लोग होते हैं उनको लग्जरी गुड्स चाहिए तो उनके लिए प्रोडक्शन करें, या कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करें जो लोअर लेवल के इनकम ग्रुप से जो लोग बिलोंग करते हैं उनके लिए प्रोडक्शन करें। मतलब आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आपका कंज्यूमर कौन सा टारगेट, कौन से कंज्यूमर को आप टारगेट करना चाह रहे हो। तो ये भी आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। फोर्थ है व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या प्रोविजन रहेगा आपका, क्या आपकी स्ट्रेटेजीज रहेंगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हर किसी को फेस करनी पड़ती है, आपको हर एक प्रॉब्लम डिटेल में देखने को मिलेगी यहाँ पे। सबसे पहले आइए व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। मैंने कहा था गुड एक्स प्रोड्यूस करूं या गुड वाई प्रोड्यूस करूं। जैसे किसान को लग रहा था चना लगाऊं, सरसों लगाऊं, गेहूं लगाऊं, सब्जी लगाऊं या जमीन खाली छोड़ दूं। और हाउ मच टू प्रोड्यूस, कौन से गुड्स प्रोड्यूस करें और कितने क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें, हाउ मच। इकोनॉमी हैज मिलियंस ऑफ कमोडिटीज टू प्रोड्यूस, आप कुछ भी प्रोड्यूस कर सकते हो, हजारों चीजों की डिमांड है मार्केट में ना, लोगों को बहुत कुछ चाहिए, आप उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए कुछ भी प्रोड्यूस कर सकते हो, आपकी मर्जी है। इट हैज टू डिसाइड व्हाट कमोडिटीज आर टू बी प्रोड्यूस, कौन सी गुड्स आपको प्रोड्यूस करनी है आपको वो डिसाइड करना पड़ेगा, और कितनी क्वांटिटी में एंड हाउ मच, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करनी है वो भी डिसाइड करना पड़ेगा। राइट जैसे आपने डिसाइड कर लिया लग्जरी गुड्स प्रोड्यूस करेंगे या फिर कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, या आप गन्स और ये सब बनाएंगे, वेपन्स वगैरह में प्रोडक्शन करेंगे, तो ये कौन डिसाइड करेगा, ये आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। और भी बहुत सारी अलग अलग गुड्स होती हैं, आपको कौन से गुड्स का प्रोडक्शन करना है अपनी यूनिट में, ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। फिर आएगा हाउ टू प्रोड्यूस, कि कैसे प्रोड्यूस करें। तो जब हाउ टू प्रोड्यूस की बात होती है तो वो बात होती है टेक्निक की, कि कौन सी टेक्निक यूज करें प्रोडक्शन में, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करें या लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करें। आपकी टेक्निक डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पर, और प्राइस उन फैक्टर्स का, कि अगर आप लेबर यूज करने वाले हैं तो लेबर अवेलेबल है भी या नहीं, और अगर अवेलेबल है तो उसका प्राइस कितना है, ये दोनों प्रॉब्लम्स आएंगे। अगर आप कैपिटल यूज करने वाले हो तब भी आपको वो प्रॉब्लम आएगी, कैपिटल यूज तो कर रहे हो, कैपिटल इंटेंसिव मतलब मशीनरी से प्रोडक्शन कर रहे हो, क्या मशीन्स अवेलेबल है जितना आपको चाहिए उतना, और उनका प्राइस उतना ही है जितना आपके बजट में आ जाए। आपको ये दोनों चीजें देखनी पड़ेंगी कि क्या वो सच में उतनी क्वांटिटी में अवेलेबल है जितना जरूरत आपको पड़ने वाली है, और उतने ही प्राइस में मिल रही है जितना आप अफोर्ड कर पाए।
Such techniques of production have to be adopted that make the best use of available resources. आपको वही टेक्निक यूज करनी है प्रोडक्शन में जो बेस्ट यूज हो अवेलेबल रिसोर्सेज को अच्छे सबसे ज्यादा बेस्ट तरीके से यूज कर पाए, यानी कि मैक्सिमम प्रोडक्शन हो पाए सबसे कम कॉस्ट पर, आपको वो टेक्निक लेनी है। फॉर वूम टू प्रोड्यूस, थर्ड है फॉर वूम टू प्रोड्यूस, किसके लिए करें प्रोडक्शन, कंज्यूमर कौन होगा, हु विल कंज्यूम द गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कौन करेगा, पहला सवाल आ जाता है हु। फिर वेदर अ फ्यू रिच और मैनी पुअर विल कंज्यूम, या आप लोअर क्लास के लिए करेंगे या आप जो भी हाई इनकम ग्रुप से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए प्रोडक्शन करेंगे। फिर गुड एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस फॉर दोज पीपल हु कैन परचेज देम और पे फॉर देम, क्योंकि गुड्स और सर्विसेज आप प्रोडक्शन क्यों कर रहे हो, क्यों बना रहे हो कोई भी सामान अपनी फैक्ट्री में, क्योंकि आपको वो बेचना है। क्यों बेचना है, आपको प्रॉफिट कमाना है, तो आपका तो मोटिव तो प्रॉफिट अर्निंग है ना, तो आपको देखना पड़ेगा कि मैं जिनके लिए प्रोडक्शन कर रहा हूँ खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, ये उनके काम की चीज है कि नहीं है, और अगर खरीदेंगे तो क्या वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को जिनके लिए बनाया गया है, जितनी कॉस्ट इसमें लग रही है उतना पैसा वो लोग दे भी पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। तो पेइंग कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन इनकम और परचेजिंग पावर देखनी पड़ेगी आपको अपने कंज्यूमर्स, जो आपने कंज्यूमर जिसको आप टारगेट कर रहे हो, टारगेटेड जो कंज्यूमर मार्केट है आपको देखना पड़ेगा उनका इनकम कितनी है, राइट, वाई से डिनोट करते हैं इनकम को, वाई से, और उनकी परचेजिंग पावर कितनी है। आपको ये दोनों फैक्टर्स ध्यान में रखने पड़ेंगे, तब आप डिसाइड करोगे आपका कंज्यूमर कौन होगा। व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, के लिए आपके क्या प्रोविजंस होंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ को आप कैसे इंप्रूव करने वाले हो। ए सोसाइटी कांट अफोर्ड टू यूज ऑल इट्स स्केर्स रिसोर्सेज फॉर करंट कंजम्पशन ओनली, सिर्फ आज के लिए ही यूज नहीं करने सारे रिसोर्सेज, क्यों, it has to provide for future as well as that high economic growth can be achieved as well, so that high, आपको सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान देना है, आजकल बहुत ट्रेंड में है ये वर्ड, ये टर्म, चीजों को ऐसे यूज करना है कि आज के वक्त में भी आप सबकी डिमांड पूरी कर पाओ, सबकी नीड सेटिस्फाई हो रही है, एट द सेम टाइम फ्यूचर जनरेशन जो आने वाली है उनके लिए भी रिसोर्सेज अवेलेबल रहे, सारे रिसोर्सेज खुद के लिए यूज नहीं करने हैं, वो लोग आपके बाद भी तो कुछ और पीढ़ियां पैदा होने वाली, कुछ नई जनरेशन आएंगी, आप मर जाएंगे, आपके बाद आने वाली जनरेशन, ये प्लेनेट अकेले आपका तो नहीं है, ये आने वाली जनरेशन का भी तो है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है फ्यूचर की तरफ भी। तो रिसोर्सेज को ऐसे यूज करना है कि अपनी सेटिस्फेक्शन, ठीक है आप अपने प्रेजेंट में जो भी नीड्स थी सबको सेटिस्फाई किया आपने, प्लस में आपने फ्यूचर को भी हाई इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्पफुल रहे आपका यूज। इन शॉर्ट आपको फ्यूचर जनरेशन्स का भी ध्यान में रखना है कि उनके लिए भी आप सिचुएशन वर्स्ट ना कर दें, कि चीजें रिसोर्सेज ऐसे यूज करो कि फ्यूचर जनरेशन को शॉर्टेज ना पड़े, फ्यूचर जनरेशन के लिए शॉर्टेज ना पड़ जाए रिसोर्सेज की। सारा पेट्रोल अगर आप ही निकाल लोगे धरती से, आने वाली जनरेशन के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सस्टेनेबल होना मतलब प्रेजेंट की डिमांड्स को सेटिस्फाई करते वक्त ये ध्यान रखना है कि फ्यूचर जनरेशंस की डिमांड्स को किसी भी तरह से हैम्पर ना करें, आप इम्पैक्ट ना करें, उनकी भी जरूरतें पूरी हो जाए। Therefore, an economy has to take decision about the rate of savings को लेकर डिसीजन लेने पड़ते हैं इकोनॉमी को, इन्वेस्टमेंट को लेकर, कैपिटल फॉर्मेशन को लेकर डिसाइड करना पड़ता है, एक्सेट्रा। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, इन शॉर्ट आपको इकोनॉमी में रेट ऑफ सेविंग, इन्वेस्टमेंट कितना है, कैपिटल फॉर्मेशन कितना रहना चाहिए, ये सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं इकोनॉमी को, एक किसी भी अर्थव्यवस्था को ये सारे फैसले लेने पड़ते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ को ध्यान में रखना पड़ता है, साथ में सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करनी पड़ती है। अब देखिए इकोनॉमी अलग अलग तरह की होती है, कैपिटलिस्ट होती है, सोशलिस्ट होती है, मिक्स इकोनॉमी होती है। सबसे पहले हम देखेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट मतलब कैपिटल मतलब मार्केट, कैपिटल मतलब मार्केट से समझो आप। इसमें जितने भी रिसोर्सेज, जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन रहेंगे वो प्राइवेटली ओन्ड रहेंगे, राइट। वो मार्केट जो भी अलग अलग लोग हैं जिनका भी मार्केट में बिजनेस है, जिनका बिजनेस है, उनके हैं वो रिसोर्सेज। इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है कि क्या प्रोडक्शन करना है, कैसे करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ये कौन डिसाइड करता है,
मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती है, उनको कोई बताएगा नहीं, गवर्नमेंट नहीं बताएगी क्या करना है क्या नहीं करना है। उनको जो जिसमें ज्यादा प्रॉफिट नजर आएगा वो वही प्रोडक्शन करेंगे, वो अपने हिसाब से डील करेंगे इन सारी प्रॉब्लम्स के साथ में। इन शॉर्ट इसमें किसकी चलती है? मार्केट। जो मैंने आपको बोला कैपिटल का मतलब है मार्केट। मार्केट में कौन होते हैं? सेलर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं। तो उन बिजनेसमैन की चलती है सारी, क्या बनाएंगे क्या बेचेंगे किसके लिए बनाएंगे उनकी मर्जी चलेगी, उनको गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है। तो राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी रहता है इनके पास में, इनकी अपनी प्रॉपर्टी होती है प्राइवेट प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है, वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी रखते हैं। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज होता है, उनके पास फुल फ्रीडम होता है। फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस होता है, वो सारे इकोनॉमिक डिसीजंस अपनी मर्जी से लेते हैं बिजनेसमैन। प्रॉफिट मोटिव होता है, उनको भलाई वलाई नहीं करनी है किसी से भी, उनको जहां प्रॉफिट दिखेगा वो वही बिजनेस करेंगे। कंज्यूमर सोवरेनिटी, कंज्यूमर को प्रेफरेंस दी जाती है कि कंज्यूमर की जो डिमांड रहेगी उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करेंगे। कंज्यूमर के पास फुल फ्रीडम होता है, वो क्या कंज्यूम करना चाहता है और क्या नहीं, उसे कोई नहीं बताएगा। कंपटीशन हाई रहता है क्योंकि सिर्फ बिजनेसमैन से एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे होते हैं मार्केट में, अब एक दूसरे को सरपास करने के लिए, इसीलिए इसमें हाई कंपटीशन रहता है। अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा इधर आपको। फिर आइए सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब सोशल, सोशल से सोसाइटी, सोसाइटी से समाज के बारे में सोचते हैं। और समाज के बारे में कौन सोचता है? गवर्नमेंट सोचती है। इसका मतलब यहाँ कौन होता है? यहाँ किंग कौन है? गवर्नमेंट किंग है, इधर सरकार यहाँ पे राजा है। इसको किस नाम से जाना जाता है? कमांड इकोनॉमी या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। ऑल प्रॉपर्टी, वेल्थ, कैपिटल किसकी होती है? स्टेट की, यानी कि गवर्नमेंट की होती है सारी के साथ। जितना भी प्रॉपर्टी है, वेल्थ है, कैपिटल है कंट्री के अंदर, सारा का सारा स्टेट का होता है, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है। स्टेट ओन्स, कंट्रोल्स एंड मैनेजेस द प्रोडक्शन यूनिट, सारा का सारा प्रोडक्शन कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। डिस्ट्रीब्यूट्स द गुड्स अमंग द कंज्यूमर्स, और कंज्यूमर्स के बीच में गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करती है। डिसाइड करती है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है और कितना करना है, कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है। मार्केट, सेलर, बिजनेसमैन का कोई रोल नहीं होता यहाँ पे, सब कुछ सारे डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है। सोशलिस्ट है, सोसाइटी के बारे में सोचती है, कौन सोचती है? गवर्नमेंट। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में कौन होता है राजा? गवर्नमेंट होती है। और ये सिर्फ वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए काम करती है, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कलेक्टिव ओनरशिप, रिसोर्सेज की कलेक्टिव ओनरशिप रहेगी, मतलब स्टेट के पास रहती है ओनरशिप। इकोनॉमिक प्लानिंग सारे स्टेट करता है, गवर्नमेंट करती है। अब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस, कंज्यूमर के पास कोई चॉइस नहीं होती है, सरकार ने जो बना दिया है सामान वही कंज्यूम करो। रिलेटिवली इक्वल इकोनॉमिक इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होता है लगभग इक्वल होता है, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या करना है? वेलफेयर करना है। जिसके पास कम पैसा है उसको थोड़ा दे दो, जिसके पास ज्यादा पैसा है उस पर टैक्स लगाकर ले लो। मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म ऑफ मार्केट फोर्सेज, मार्केट फोर्सेज का मिनिमम रोल होता है और ऑलमोस्ट रोल नहीं होता है, इनके पास कोई चॉइस नहीं होती। ये प्रोडक्शन का प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, सारे के सारे फैसले गवर्नमेंट ले रही है। अब्सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन, जब गवर्नमेंट प्रोडक्शन कर रही है तो गवर्नमेंट के कॉम्पीट करेगा कौन? सारी की सारी डिसीजन मेकिंग किसके पास है? गवर्नमेंट के पास, तो कंपटीशन है ही नहीं मार्केट। फिर है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड मतलब जिसमें कैपिटल प्लस सोशल दोनों का मिक्स रहता है, गवर्नमेंट का भी रोल रहता है थोड़ा सा मार्केट फोर्सेस का, दोनों मिल बांट कर चलाते हैं इकोनॉमी को। फीचर्स क्या होता है? को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों एग्जिस्ट करते हैं। कुछ यूनिट्स है जो प्राइवेट कंपनी चलाती है, कुछ यूनिट जो पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट चलाती है। फॉर एग्जाम्पल हमारा रेलवे है, जैसे गवर्नमेंट के पास है। या आप बात करेंगे एटॉमिक एनर्जी, प्राइवेट कंपनियां नहीं कर रही है, कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है। या डिफेंस से रिलेटेड इंडस्ट्री किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। तो इन शॉर्ट ऐसी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है गवर्नमेंट अपने पास रख लेती है और बाकी की सबको प्राइवेटाइजेशन कर देती है। लेकिन थोड़ा सा प्राइस कंट्रोल रहता है कहीं कहीं पे, जैसे एमएसपी दे देते हैं किसानों को, या कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे, भाई इससे नीचे के दाम पर सामान नहीं खरीदना, इससे ऊपर ऊपर खरीदो, इससे कम पैसा नहीं लगाना है किसान की फसल का, इससे ज्यादा ही पैसा लगाना है, तो एमएसपी डिसाइड कर देते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सब्सिडी दे देते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है? और तो कुछ नहीं कर सकती कि ठीक है एलपीजी जो कंपनी बेच रही है, प्राइवेट कंपनी अगर आपको कोई सिलेंडर का गैस बेच रही है, ले लो उससे, हम आपको सब्सिडी दे देंगे, उनको पूरा पैसा दे दो, बाद में हम आपके अकाउंट में डीबीटी के थ्रू सब्सिडी डाल देंगे। राइट। आप जैसे यूरिया को लेकर भी सब्सिडी मिल जाती है आपको ना, ऐसे बहुत सारी चीजों पे आपको सब्सिडी दे देती है गवर्नमेंट की, ठीक है कंपनी को पैसा हम दे देंगे, आप आधा ही पैसा दो, आप उसको डिस्काउंट हमसे ले लो आप,
जो भी पैसा होगा कंपनी को वो हम पे कर देंगे। तो सब्सिडी दे देते, गवर्नमेंट डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करती है लेकिन इनडायरेक्टली इंटरफेयर कर देते, बिजनेसमैन को उसका पैसा गवर्नमेंट से मिल जाता है। मैंने कहा को एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्टर्स, तो को एग्जिस्टेंस मतलब प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को कौन रेगुलेट करता है, प्राइवेट एंटरप्राइज हो जाते हैं, इसको रेगुलेट करते हैं इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स, कुछ लोग ग्रुप बना कार्टेल बना लेते हैं, वो इसको प्राइवेट सेक्टर को डील करते हैं, इसको मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं। पब्लिक सेक्टर प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होते, पब्लिक सेक्टर इसको गवर्नमेंट हैंडल करती है पब्लिक सेक्टर को, क्यों, वेलफेयर के लिए, लोगों का भला करने के लिए पब्लिक सेक्टर होता है। कंबाइंड सेक्टर जिसमें प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट मिलकर चलाते हैं कंबाइंड सेक्टर को, तो इसको हम बोल देते हैं कंबाइंड सेक्टर। हमारी कंट्री क्या है, इंडिया, मिक्स्ड इकोनॉमी है इंडिया, एग्जाम्पल के लिए बेस्ट है, इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो आज की क्लास में इतना ही था। I hope you guys like this video. Thank you for watching. Bye bye. Take care.